डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मिशन पूर्वोत्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम में रेल लाइन का उद्घाटन कर 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। पीएम ने कहा इस कनेक्टिविटी से व्यापारियों और किसानों को पहुंचेगा फायदा। पीएम अपने दौरे के दूसरे पड़ाव में पहुंचे मणिपुर। प्रधानमंत्री 14 सितंबर को बिहार दौरे पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का करेंगे शुभारंभ। इससे मखाना की मार्केटिंग, निर्यात और ब्रांड विकास को सुगम बनाने में मिलेगी मदद। मखाना किसानों को भी होगा लाभ। कृषि मंत्रालय ने एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान का किया आगाज। बारिश से 4 सप्ताह पहले देश के 13 राज्यों के 3.8 करोड़ किसानों तक एसएमएस से पहुंची जानकारी। मानसून भारत में कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो लगभग 42% आबादी की आजीविका को प्रभावित करता है, जबकि जीडीपी में 18.2% का देता है योगदान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस परियोजनाओं से रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा, खेल सहित कई क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जिससे मिजोरम की राजधानी पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कनेक्टिविटी से व्यापारियों और किसानों को पहुंचेगा फायदा। और प्रधानमंत्री 14 सितंबर को बिहार का दौरा करेंगे। बिहार में अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। ये बोर्ड उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देगा। ये वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगा तथा मखाना के बाजार, निर्यात और ब्रांड विकास को सुगम बनाएगा, जिससे बिहार और देश के मखाना किसानों को लाभ होगा। गौरतलब है कि देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 90% है। प्रधानमंत्री भागलपुर के पीर पैंती में कई मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। ये परियोजना समर्पित बिजली प्रदान करेगी और बिहार की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री पूर्णिया में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत एक अत्याधुनिक वैरीय केंद्र है, जो सालाना 5 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमेंट खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है। ये प्रौद्योगिकी मादा बछड़ों के जन्म की संभावना को बढ़ाकर छोटे सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों को अधिक प्रतिस्थापन बछिया प्राप्त करने, आर्थिक तनाव को कम करने और बेहतर डेयरी उत्पादकता के माध्यम से आय बढ़ाने में मदद करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर महाविद्यालयीन हिंदी महोत्सव तुरेनाद 25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज देश के लिए मरने की नहीं, जीने की जरूरत है। हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि इसे और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने देश में बनी हुई चीजें ही खरीदें।
देश के लिए जीने का एक तरीका है, अपनी जरूरत की जितनी चीजें हैं वो अपने देश में बनी खरीदो। इम्पोर्टेंट के चक्कर में क्यों पड़े हम? लोग हमारी अर्थव्यवस्था को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। गर्व है, पिछली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ी, दुनिया में नंबर 1 सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हमारी है। हम जो खरीदेंगे अपने देश में बना खरीदेंगे, जो नहीं बनता आज नहीं तो कल उसको बनाएंगे, क्या दिक्कत है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का भारत दुनिया के सामने नहीं झुकता, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बात करता है। आज दुनिया में चारों तरफ जो उठापटक दिखाई दे रही है, एक देश ने दादागिरी की, टैरिफ लगाएंगे, फलाना करेंगे, ठुमका करेंगे। भारत था, आज का भारत दुनिया के सामने शीश नहीं झुकाता, आंखों में आंख डाल के बात करता है। हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया, राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं, किसान, मछुआरे, पशुपालक उनके हित सुरक्षित रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। भारत ने मत्स्य और जलीय कृषि क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया है। मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल 10 से 12 सितंबर 2025 तक आइसलैंड गया। इस यात्रा का मकसद था समुद्री संसाधनों के संधारणीय उपयोग और शून्य अपशिष्ट मत्स्य उद्योग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के जरिए भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। और रेकजाविक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आइसलैंड महासागर क्लस्टर के साथ बैठक की। डॉक्टर लिखी ने आइसलैंड की अग्रणी बायोटेक कंपनी मैटिस का भी दौरा किया और फिशिंग एक्सपो 2025 में हिस्सा लिया। इस दौरान आइसलैंड के उद्योग मंत्री और कई कंपनियों से मुलाकात कर निवेश और नवाचार के अवसरों पर चर्चा की। बैठक में ये भी तय हुआ कि भारत में ट्राउट पालन, टूना फिशिंग तकनीक, समुद्री निगरानी प्रणाली और मछुआरों की क्षमता वर्धन जैसी क्षेत्रों में मिलकर काम होगा। भारत ने पहले से ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत क्लस्टर आधारित विकास मॉडल अपनाया है। अब तक 34 क्लस्टर अधिसूचित किए जा चुके हैं। इस मॉडल से उत्पादन से लेकर निर्यात तक की पूरी मूल्य श्रृंखला मजबूत होगी और मछुआरों व मत्स्य किसानों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। इस यात्रा ने भारत और आइसलैंड के बीच सहयोग का नया अध्याय खोला है। इससे अनुसंधान, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा और भारत का मत्स्य क्षेत्र और अधिक प्रतिस्पर्धी व संधारणीय बनेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पहली बार AI आधारित मॉनसून पूर्वानुमान 13 राज्यों के 3.8 करोड़ किसानों तक MMSM किसान के जरिए पहुंचाए। ये जानकारी बारिश से 4 सप्ताह पहले तक उपलब्ध कराई गई, जिससे किसानों को खरीफ फसल संबंधी फैसले लेने में मदद मिली। और आपको बता दें कि GCM और ECM, WF, AIFS जैसे ओपन एक्सेस AI मॉडल का उपयोग कर बनाए गए पूर्वानुमान पारंपरिक तरीकों से अधिक सटीक साबित हुए। मंत्रालय ने मानसून में आई 20 दिन की रुकावट का भी सफलतापूर्वक अनुमान लगाया और किसानों को हर हफ्ते अपडेट भेजी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपर सचिव डॉक्टर प्रमोद मेहरदा ने कहा कि AI पूर्वानुमान किसानों को जोखिम प्रबंधन और बेहतर योजना बनाने में मदद करता है। संयुक्त सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के दौर में ये पहल बेहद उपयोगी है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने इसे किसानों की जरूरतों पर केंद्रित पहल बताया। नोबेल विजेता माइकल क्रेमर ने कहा कि भारत किसानों को AI आधारित सटीक जानकारी देने में अग्रणी बन रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून 15 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से वापसी शुरू कर सकता है। मौसम विभाग ने एक बयान में कहा, 15 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। इस साल मानसून 8 जुलाई की सामान्य तिथि से 9 दिन पहले ही पूरे देश में पहुंच गया था। 2020 के बाद पहली बार पूरे देश में इतनी जल्दी मानसूनी बारिश शुरू हो गई थी। देश में अब तक मानसून के मौसम में
सामान्य बारिश के मुकाबले 836.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो 7% अधिक है। उत्तर पश्चिम भारत में 720.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य वर्षा से 34% ज्यादा है। असामान्य रूप से भारी बारिश के साथ साथ कई चरम मौसमी घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। पंजाब को दशकों में सबसे भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, जहां उफनती नदियां और टूटी नहरों के कारण हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई और लाखों लोग विस्थापित हो गए। हिमालयी राज्यों में बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और बड़े पैमाने पर भूस्खलन से व्यापक नुकसान दर्ज किया गया है। मॉनसून भारत में कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो लगभग 42% आबादी की आजीविका को प्रभावित करता है और जीडीपी में 18.2% का योगदान देता है। ये पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक जलाशयों को पुनः भरने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उत्तराखंड में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने नैनीताल और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि देहरादून, चमोली, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर एवं पिथौरागढ़ के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से मार्ग बाधित हो रहे हैं। बाधित मार्गों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। और राजधानी दिल्ली के सराय काले खां इलाके में जहां कभी लैंडफिल साइट हुआ करती थी, वहां आज दिल्ली सरकार ने हरा भरा इको स्पॉट बना दिया है। दिल्ली सरकार की वेस्ट टू वेल्थ पहल के तहत यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर बांस पर आधारित बांसेरा पार्क बनाया गया है, जहां सिर्फ हवा में सरसराहट करते हुए बांस के पेड़ों की आवाज़ है। साफ हवा है और शहर की भागदौड़ से दूर सुकून की एक नई दुनिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आइए जानते हैं कि वहां क्या क्या खासियत है। बांस, जिससे अब तक आपने झोपड़ियां, घर और सजावटी सामान तैयार होते ही देखा होगा, या फिर बांस से बने फर्नीचर के बारे में ही आप जानते होंगे, लेकिन अब देश के दिल दिल्ली में बांस का एक पूरा जंगल बसाया गया है। राजधानी में बांस की थीम पर इस पार्क को तैयार किया गया है, जिसका नाम है बांसेरा। दुनिया भर में ऐसे तो कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा पौधा है जो धरती पर सबसे ज़्यादा तेजी से उगने के लिए जाना जाता है। चीन के बाद भारत दुनिया में सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है। हिंदुस्तान के अंदर बांस की तकरीबन 136 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। राजधानी दिल्ली के सराय काले खां इलाके में यमुना नदी के किनारे पर एक बैम्बू थीम बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने इस पार्क को बांसेरा पार्क नाम दिया है, जो आज राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक नया बसेरा साबित हो रहा है। यमुना नदी के किनारे तैयार ये बांस का एक जंगल है। यहाँ हर चीज बांस की मदद से ही तैयार की गई है। शहर की दौड़भाग भरी जिंदगी और शोरगुल के बीच सुकून के कुछ पल और शांत वातावरण में खुद को फिर से तरोताजा करने का मौका इस थीम पार्क में आपको मिलेगा। हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे पूरा झुग्गी झोपड़ी और कूड़े का मैदान था। फिर सरकार ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया, जिसमें मेन श्रेय जो है वो दिल्ली के एलजी को जाता है। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा डेवलप किया है और अच्छा कर ही रहे वो काम, बहुत बढ़िया काम कर रहे। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में तकरीबन 15 हेक्टेयर में बना ये थीम पार्क दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर का इकलौता बांस की थीम पर बना पार्क है, जिसमें लगभग 25 प्रजातियों के करीब 30,000 बांस लगाए गए हैं। पार्क के बाहर चहारदीवारी हो या फिर पार्क के अंदर साज और सज्जा का साजो सामान, सब कुछ बांस से ही बनाया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हर हफ्ते यहाँ पर आऊँ अपनी फैमिली को लेकर के। मुझे बहुत अच्छा सुकून, ये पानी का व्यू, अच्छा फुहारा, साउंड बहुत अच्छे लगे। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सब फैमिली के लिए आए, घूमे। अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बहुत अच्छी पार्क बनाई। बांसेरा पार्क के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो इसमें कुल 3 जोन देखने को मिलते हैं। एक पूरा हिस्सा बांसों के लिए डेडिकेटेड किया गया है। बांस के इस बगीचे में आप प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ हजारों प्रकार के फूलों के बीच सड़कें, बेंच और एक घास का विशाल मैदान भी बनाया गया है। पार्क के अंदर का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्पॉट है यहाँ पर बना चांद के आकार का प्रतीक, जहाँ से हुमायूं के मकबरे का खूबसूरत नजारा दिखता है। साथ ही चांद की प्रतिकृति के पास बैठकर शांतिपूर्ण माहौल का आनंद भी लिया जा सकता है।
पार्क के अंदर एक लेक व्यू भी बनाया गया है, जहां म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया है। किसी समय में दिल्ली का डंपिंग ग्राउंड आज बांसेरा पार्क की तरह डेवलप किया गया है, जहां आप आकर न सिर्फ हरियाली देखेंगे, 30,000 बांस के पौधे देखेंगे, बल्कि अगर शाम को यहां पर फाउंटेन पर लाइट एंड साउंड का भी परिवार के साथ आनंद ले सकते हैं। बांसेरा का मतलब है बांस का बसेरा, और इसके मुताबिक ही पार्क में बैठने के लिए बांस की झोपड़ियां हैं, तो बच्चों के लिए झूले भी। हाथी और शेर की मूर्तियां भी बांसेरा पार्क की खूबसूरती को अद्वितीय बनाती हैं। पार्क के अंदर बांस से बना एक फूड कोर्ट भी है। परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस है, पिकनिक स्पॉट्स है, और उसी के अंतर्गत ये हमारा एक कैफ़े डेवलप हुआ है जो बैम्बू थीम बेसिस पे आधारित है, जहां हम मल्टी कुजिन फूड सर्व करते हैं। हर साल वायु प्रदूषण की मार झेलने वाली राजधानी दिल्ली के लिए बांसेरा किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि किसी भी दूसरे पेड़ के मुकाबले बांस 30% अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए परिवार के साथ शांति और सुकून के पल बिताने के लिए बांसेरा आज एक नया बसेरा साबित हो रहा है। जहां कभी लाखों टन कचरा, मलबा और अतिक्रमण था, वहां अब तकरीबन 30,000 बांस के पेड़ 30 फीट से भी ऊंचे खड़े हैं। बांसेरा पार्क को दिल्ली सरकार की वेस्ट टू वेल्थ पहल के तहत बनाया गया है। दिल्ली में यमुना किनारे नेचर, खूबसूरती और सुकून का मुकम्मल पैकेज है बांसेरा पार्क। तो अगर आप भी प्राकृतिक सैर और परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो आपको भी दिल्ली के बांसेरा पार्क का रुख जरूर करना चाहिए। कैमरामैन प्रवीण शर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और असम के बारपेटा में प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई गई है। कटे हुए प्लास्टिक कचरे को गर्म कोलतार के साथ मिलाकर बनाई गई ये सड़क बेहद मजबूत और टिकाऊ है। हरित तकनीक से तैयार इस प्रयोग का उद्देश्य कचरे का सदुपयोग आमजन की सहूलियत के लिए है। असम के बारपेटा जिले में एक नवनिर्मित सड़क नवाचार का एक आदर्श उदाहरण बन गई है। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण बेकार प्लास्टिक का उपयोग करके किया गया है, जिससे बेकार सामग्री को एक साथ स्थायी समाधान में बदला जा रहा है। इस सड़क का निर्माण लोक निर्माण सड़क विभाग द्वारा 21 लाख रुपए की लागत से किया गया है, जिसमें 90% बिटुमेन और 10% बेकार प्लास्टिक का मिश्रण है। हम लोग का ये वेस्ट प्लास्टिक है, वो रीयूज करके वेस्ट प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक से हम लोग किस तरह रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकता है। इसलिए हम लोग का ये प्रोजेक्ट वेस्ट प्लास्टिक से यूज करके हम लोग ये जो पाथ हम लोग का रोड है लगभग 1 किलोमीटर लेंथ का, तो हम लोग ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। गौरतलब है कि यह परियोजना प्रयोग के तौर पर शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और सड़क की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस नई पद्धति से सड़क का स्थायित्व भी बढ़ेगा। असम के बारापेटा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब बात कर लेते हैं देश में मंडी भाव की। मूंगफली एक महत्वपूर्ण तिलहन और प्रोटीन फसल है। भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ मुख्य रूप से बोल्ड या रनर, जावा या स्पेनिश और रेड नटाल किस्मों की खेती होती है। यह देश में खाद्य तेल की कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है और अधिकतर बरसाती इलाकों में उगाई जाती है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में मूंगफली की कुल पैदावार 118,96,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार रही थी 101.80 लाख टन। मूंगफली की साल भर उपलब्धता, विविध किस्में और अधिक पैदावार इसे घरेलू जरूरतों के साथ साथ निर्यात बाजार में भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। वहीं इसके निर्यात को देखें तो एपिडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में 6,80,698 मीट्रिक टन का निर्यात हुआ,
जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 860 मिलियन डॉलर है। वहीं इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन और तेल इसे भारत की सबसे अहम फसलों में शामिल करते हैं। फिलहाल मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 11 सितंबर को गुजरात की हलवद मंडी में मूंगफली की कीमत थी 6,125 रुपए। 12 सितंबर को इसके सौदों में 625 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव हो गया 5,500 रुपए। इसी तरह राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में मूंगफली के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 11 सितंबर को मूंगफली 5,000 रुपए पर बिकी। 12 सितंबर को इसकी कीमत में 500 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 4,500 रुपए पर आ गए। वहीं देश की दूसरी मंडियों में मूंगफली के भाव को देखें तो शुक्रवार के दिन राजस्थान की लालसोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 4,100 रुपए। निवाई मंडी में भाव रहा 4,401 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में मूंगफली के सौदे इस दौरान 5,580 रुपए पर हुए। देश भर की कृषि उपज मंडियों में 11 और 12 सितंबर को चने के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं चने की कीमतों में तेजी रही तो कहीं गिरावट देखने को मिली। वहीं कुछ मंडियों में दाम स्थिर बने रहे। सबसे पहले बात गुजरात की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक यहाँ की ध्रोल मंडी में चने के दामों में बढ़त दर्ज की गई। 11 सितंबर को यहाँ चना 5,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। अगले दिन यानी 12 सितंबर को इसमें 75 रुपए की तेजी आई और कीमत बढ़कर 5,175 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। जबकि इसके उलट गुजरात की ही सावरकुंडला मंडी में चने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। 11 सितंबर को यहाँ चना 5,250 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि 12 सितंबर को इसके सौदे 25 रुपए नरम होकर 5,225 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में हल्की सुस्ती का रुख देखने को मिला। बलिया मंडी में 11 सितंबर को चने का भाव रहा 6,640 रुपए प्रति क्विंटल। अगले दिन शुक्रवार को इसमें 5 रुपए की मामूली गिरावट आई और भाव घटकर 6,635 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं चौबेपुर मंडी में दोनों दिनों यानी कि 11 और 12 सितंबर को चने की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। चना 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। राजस्थान में चने के भाव अलग अलग मंडियों में इस तरह रहे। शुक्रवार 12 सितंबर को बस्सी मंडी में चने की कीमत 5,116 रुपए प्रति क्विंटल, कोटा मंडी में 5,300 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि लालसोट मंडी में चने के सौदे 5,550 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर आने वाले समय में चने की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने साल 2024-25 में कुल फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इस अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में रबी चने की पैदावार 113.37 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यानी साल 2023-24 में रबी चने की उपज 110.39 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस साल चने की पैदावार में करीब 3 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के पश्चिमी इलाकों में कपास के खेतों से बारिश का अतिरिक्त पानी बाहर निकाल लें। साथ ही पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में फूल गोभी की शुरुआती किस्मों की रोपाई कर लें। यहाँ भी कपास के खेतों से बारिश का अतिरिक्त पानी बाहर निकाल लें। साथ ही पंजाब के पश्चिमी मैदानी इलाकों में फलों के पौधे, बागों और गन्ने के खेत से बारिश का पानी बाहर निकालें। पंजाब के उप पर्वतीय मैदानी क्षेत्र में मूंग और सोयाबीन के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल लें। यहाँ के किसान गन्ने की फसल को सहारा प्रदान करें। पंजाब के उप पर्वतीय मैदानी क्षेत्र में बेर, अमरूद, पपीता और नींबू की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के मध्य मैदानी क्षेत्र के किसान तोरिया की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान कपास और मक्का के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही बागों, फलों और सब्जी के खेतों से भी फालतू पानी निकाल लें। बात करें हरियाणा की, तो यहाँ के किसान हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में बाजरे की कटाई कर लें। साथ ही कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मूली की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई भी कर सकते हैं। घाटी शीतोष्ण क्षेत्र में साफ मौसम देखकर चारा मक्का और ज्वार की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें।
जम्मू कश्मीर के किसान परिपक्व जौ की कटाई कर लें, साथ ही यहाँ के किसान मटर की फलियों को तोड़ना जारी रखें। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में गन्ना और मक्का के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान उड़द, मूंग और सोयाबीन के खेतों में भी जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में रागी और चने के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शलजम को तो वैसे सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा, पूसा कंचन और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, आधे से पौन हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीटों का भी हमला हो सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के निदेशक मृत्युंजय झा ने दीनदयाल पतन प्राधिकरण डीपीए में राजभाषा कार्यों के अनुपालन का निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैराबी सैरांग रेलवे लाइन के उद्घाटन पर मिजोरम के लोगों को बधाई दी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने दिल्ली में नौसेना की कार रैली फ्रॉम सीज टू द हार्टलैंड को झंडी दिखाकर रवाना किया। कर्नाटक के हासन जिले के आरकलगुड्डू तालुक में गणेश उत्सव के जुलूस के दौरान एक भीषण सड़क हादसा। इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर कहा कि भारत और यूरोपीय संघ समग्र तथा संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को अंतरिम रूप देने के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। खास मुलाकात में आज खास मेहमान हैं श्री धर्मपाल सिंह, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। योगी सरकार पशुपालन को लेकर और पशुपालकों को लेकर कितनी सीरियस है? समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कसाई को देखकर गाय कांपती। आज योगी सरकार है, गाय को देखकर कसाई कांपता है। इस क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव आपने देखे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र आपने किया। माननीय मोदी जी ने जीएसटी स्लैब में लाभ देकर अमेरिका को एक सबक सिखाने का काम किया है। कैसे ये योजनाएं जमीन पर उतारी जा रही हैं और कैसे क्रांतिकारी बदलाव उत्तर प्रदेश में आ रहा है। अखिलेश यादव जी को गाय के गोबर में बदबू आती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गाय के गोबर में बदबू नहीं आती है। गाय का गोबर वो
चंदन की तरह पवित्र मानकर अपने अंग से लगाते हैं। देखिए खास मुलाकात उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी के साथ 14 सितंबर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।